कहानी आज राजधानी दिल्ली से। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति कॉल करता है और वो कॉल करके बताता है कि वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर से बात कर रहा है। यहाँ पर एक कृष्णा पब्लिक स्कूल है जहाँ एक महिला की लाश पड़ी हुई है। इस स्कूल के करीब में कंट्रोल रूम फौरन अलर्ट होता है। वो उस इलाके के थाने को इन्फॉर्म करता है और इलाके की पुलिस वहाँ फौरन पहुँच जाती है। वहाँ पर जब बॉडी को देखती है तो वो पहली नज़र में समझ जाते हैं कि इसकी हत्या की गई है। अब उसके बाद फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इधर पब्लिक से पूछताछ करते हैं कि किसी ने भी इस बॉडी को यहाँ पर किसी को फेंकते हुए देखा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता है। अब पुलिस अपने तरीके से इसकी तफ्तीश कर रही थी। तफ्तीश के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस महिला की मौत का जो कारण था वो गले की हड्डी के टूटने का कारण था, यानी इसकी मौत गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। पुलिस ये समझ चुकी थी कि इसका गला घोटने की वजह से, यानी इसके गले को कसने की वजह से इसके गले की हड्डी टूटी। अब पुलिस आगे की तफ्तीश करती है। पुलिस को सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि आखिर ये बॉडी आई कहाँ से, ये महिला कौन है। लेकिन महिला के साथ कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, कोई भी आईडी उसके पास मौजूद नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये महिला कौन है। अगर महिला का पहले पता चल जाता तो कातिल तक पहुंचने में भी आसानी होती। इलाके के तमाम लोगों से पूछताछ के बाद जब पुलिस को ये महसूस हुआ कि कोई भी आगे नहीं आएगा या कोई भी इस लाश को यहाँ पर फेंकते हुए नहीं देखा है, तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की मदद लेना चाहती। वो उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनकी तमाम फुटेजों को खंगालने लगते हैं। वो उस इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरे जिनके भी दुकान में लगे होते उनकी फुटेज निकालते और उसे खंगालना शुरू कर देते। जो भी, यानी उस रोड पे जो ये कृष्णा पब्लिक स्कूल था, उस रोड पे दूर तक, यानी काफ़ी किलोमीटर आगे तक जितने भी कैमरा होते सबकी एक एक कर जांच शुरू कर देते। शुरुआत में कुछ कैमरे में कुछ भी नहीं नज़र आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ती है कैमरे की फुटेज वो खंगालते रहते हैं। इसी बीच एक फुटेज में कुछ व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति जो कि बाइक चला रहा था, उसके बीच एक लड़की बैठी हुई थी और उसके पीछे भी एक बंदा बैठा हुआ था। पुलिस ये देखती है तो उसे यकीन होता है कि ये वही लड़की है जिस लड़की की लाश मिली। फुटेज में थोड़ा गौर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें किसी का भी चेहरा साफ तौर से नहीं नज़र आ रहा था और ना तो उस बाइक का जो नंबर था वो नज़र आ रहा था। अब पुलिस इतनी मेहनत करने के बावजूद खाली हाथ थी, क्योंकि जब उसका चेहरा नहीं नज़र आया, दूसरी चीज़ की उस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं नज़र आया, नंबर प्लेट उस गाड़ी में था ही नहीं, तो पुलिस आगे की तफ्तीश कैसे बढ़ाती। और इधर पुलिस ये समझ चुकी थी कि ये लड़की यही लड़की है जिसकी लाश मिली, और उसके पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसकी शर्ट का कुछ डिज़ाइन जो था वो पुलिस अपने दिमाग में बैठा लेती। उसकी शर्ट का जो वो मार्किंग थी वो लाइन चेक लाइन करके थी। पुलिस ये समझ जाती है। पुलिस अब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, उसके आगे का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन किसी भी जगह उन लोगों का चेहरा साफ नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था। दूसरी चीज़, गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था। ये जो मेन दो चीज़ थी, यही दो चीज़ पुलिस को नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था। अब उसके बाद पुलिस आगे की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। लगभग 12 किलोमीटर तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते उसे चेक करते जाते और उन्हें आगे की फुटेज ढूंढने की कोशिश होती, क्योंकि 12 किलोमीटर तक ये लगातार चलते रहते हैं। अब उसके बाद फिर जब 12 किलोमीटर जाने के बाद फिर एक मार्केट पड़ता है, भेलीवाड़ा और फर्श बाज़ार भेलीवाड़ा। जब जो जगह पड़ती है, इस बाज़ार में पुलिस को उनका आखिरी लोकेशन नज़र आता है, यानी जहाँ पर उनके पास आखिरी सीसीटीवी फुटेज थी यही फर्श बाज़ार भेलीवाड़ा था। अब उसके बाद पुलिस चेक करती है उस जगह के कैमरे को, तो ये समझ में आता है कि ये लोग आखिरी जो कैमरे की फुटेज है ये यहीं से। अब इसके बाद इन्हें और खोजना मुश्किल हो गया था। उसकी वजह ये थी कि ये जो फर्श बाज़ार है यहाँ पे हर घंटे लगभग लाखों लोगों की भीड़ होती है। अब इन लाखों लोगों में दो व्यक्ति को ढूंढना था जो कि उस बाइक पे सवार थे, लेकिन लाखों लोगों की भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसका चेहरा उनके पास नहीं,
जिनकी गाड़ी का नंबर उनके पास नहीं, तो मुश्किल होता है। अब पुलिस ये तो समझ गई थी कि ये आखिर इसी मार्केट में आए, इसी बाजार में आए, तो यानी ये इसी बाजार के आसपास के रहने वाले, यानी ये गाड़ी जहाँ से स्टार्ट हुई और 12 किलोमीटर दूर उस कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास तक ये लोग गए। जहाँ से स्टार्ट हुई वो लोकेशन पुलिस को अब ढूंढना था। पुलिस अब मार्केट के अलग अलग दुकानों के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। धीरे धीरे चेक करते करते वो एक मोहल्ले में पहुंचती है, जिस मोहल्ले में इस लास्ट सीसीटीवी फुटेज का क्लू मिल जाता है। उसमें पुलिस को यह नजर आता है कि जो व्यक्ति उस गाड़ी के पीछे बैठा था, बीच में जिस लड़की को बैठाल कर, उस लड़के की फुटेज उस सीसीटीवी फुटेज में मिल जाती है। उसमें वो लड़का वही शर्ट पहना होता है और उस वक्त वो अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया होता और वो अपने कंधे पर उसी लड़की की बॉडी को लटकाए हुए आगे बढ़ रहा है एक गली से, जबकि लाखों लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। और उस जगह से वो एक मुर्दा को, एक लाश को अपने कंधे पर लाद कर लेकर जाता है दिल्ली जैसे इलाके में, और किसी को फुर्सत नहीं होती कि उसे पूछने के लिए इसे क्या हुआ। अब उसके बाद पुलिस जैसे ही ये देखती कि ये गली से लेकर गुजर रहा है, पुलिस उसके चेहरे को डिटेक्ट कर लेती है और उसमें यह भी देखती कि उसके ठीक पीछे एक और महिला उसके साथ चल रही है। पुलिस वालों को अब 2 तस्वीरें मिल चुकी थी जिससे इस कत्ल का खुलासा हो सकता था। पुलिस वाले उस इलाके के तमाम लोगों से तस्वीर को दिखाकर पूछताछ करते, मोहल्ले वालों से पूछताछ करते, उस इलाके में अपने मुखबिर को छोड़ते, मुखबिर के जरिए जो भी डिटेल सामने आती उसे कलेक्ट करते। धीरे धीरे करते करते कुछ लोगों से पूछने के बाद ये पता चला कि ये जो लड़का है इसका नाम विनीत चौधरी और उसकी बहन जो उसके पीछे चल रही उसका नाम पारोल है। पारोल और विनीत चौधरी ये दोनों की आइडेंटिफिकेशन कंफर्म हो चुकी थी कि यही 2 लोग हैं। पुलिस को ये पता चल जाता है। अब पुलिस तफ्तीश में आगे पूछती कि ये जो कंधे पे लड़की है इसे कोई पहचानता है, तो शुरुआत में कोई नहीं पहचानता, लेकिन अब पुलिस उसके घर का एड्रेस निकालती है जहां पर इन लोगों का घर था। पुलिस वहां जाती है तो पता ये चलता है कि उस जो लैंडलॉर्ड थे, जो उस घर के मालिक थे, उनसे पूछताछ करते तो वो बताते कि हाँ ये लोग तो यहीं रहते थे, लेकिन उसी 12 अप्रैल को ये लोग इस घर को खाली करके अचानक ये लोग कहीं और चले गए। ये लोग इस घर को शिफ्ट कर देते। इलाके के लोगों से पूछा गया कि ये महिला कौन है, ये जो तस्वीर थी जिसकी लाश थी, तो उन लोगों से ये पता चला कि महिला असल में उसकी लिव इन पार्टनर थी जिसका नाम फरहीना नाज था। ये एक मुस्लिम लड़की थी और विनीत चौधरी एक हिंदू लड़का था। लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये लिव इन पार्टनर थे, ये एक दूसरे के साथ इसी घर में रहते थे, इसके साथ इसकी बहन भी रहती थी। अब मामला आगे बढ़ता है। अब पुलिस वाले इसके आगे की तफ्तीश करना चाहते हैं कि आखिर ये लोग घर खाली करके गए कहाँ, क्योंकि उतनी लाखों लोगों की भीड़ में इन्हें तलाश करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पुलिस उनके पीछे जाती, लेकिन अब पुलिस को ये लगता कि शायद अब वो कातिल तक पहुंच सकते, लेकिन जब वो वहां पहुंचते तो पता चलता है कि अभी उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अब पूछताछ में लोगों से ये पता लगा कि ये लोग यहाँ पर कई सालों से रहते थे, लेकिन अचानक 12 अप्रैल को ये लोग इस घर को खाली करके कहीं और चले गए। और ये लोग घर खाली करते वक्त किसी ट्रक या कोई लॉरी बुक नहीं करते अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए, बल्कि एक तांगे को बुक करते हैं, जो घोड़ा के साथ गाड़ी लगी होती है, उस गाड़ी को बुक करते हैं अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए। पुलिस वालों को अब थोड़ा सा राहत मिलती है कि शायद अगर इस तांगे वाले से हम लोग पूछताछ करें तो हमें वो घर का एड्रेस मिल सकता है, उस घर का एड्रेस की जहाँ पर ये लोग शिफ्ट हुए। वो तलाश करते हैं जहाँ पर ये तांगे वाले अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, उस जगह पर जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं। उसमें एक वो तांगे वाला भी मिल जाता है जो तांगे वाला इस घर को शिफ्ट करवाने में मदद किया था। उससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। वो बताता है कि हाँ, यहाँ से कुछ दूरी पे एक जगह है जहाँ पे ये लोग अपने घर को शिफ्ट करके अब रहते हैं। वहाँ पर पुलिस को जैसे ही वो एड्रेस मिलता है, तांगे वाले के साथ उसे लिवा कर जाते हैं कि चलो हमें बताओ वो घर कहाँ पर है। वो उस जगह पर जाते हैं और इत्तेफाक से जब उस घर के दरवाजे को नॉक करते हैं तो अंदर से परोल चौधरी बाहर निकलती है। पुलिस फोटो से मिलान करती है। मिलान करने पे ये पा जाती है कि ये यही लोग हैं, तो फौरन उसे गिरफ्तार करती है। अब गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है। शुरुआती पूछताछ में
वो कुछ कहानी सुनाती है। अभी तक विनीत चौधरी गिरफ्तार नहीं हुआ है, सिर्फ परोल चौधरी गिरफ्तार होता है, पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, तो इसके पीछे की पूरी घिनौनी स्टोरी सुनाती है। स्टोरी ये होती है कि जो हिना नाज होती है वो और विनीत चौधरी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद ये एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं कुछ दिनों तक। फिर ये फैसला करते हैं कि ये लिव इन में रहेंगे। लिव इन में रहने के लिए उसी इलाके में, यानी भेलीवाड़ा जो फर्श बाजार इलाका है, यहाँ पर एक रूम लेते हैं और इस रूम में ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्हीं के साथ उसकी बहन परोल चौधरी भी रहती है। इस तरह से ये तीनों एक ही घर में रहते थे। इनके बीच प्यार था, लेकिन मामला कुछ इस तरह से बिगड़ता है कि जो हिना नाज थी वो अब विनीत चौधरी से शादी करने के लिए कहती थी। काफ़ी दिनों तक वो शादी के लिए प्रेशर करती, लेकिन विनीत चौधरी असल में उससे शादी नहीं करना चाहता था। विनीत चौधरी खुद भी नहीं चाहता था, उसके घर वाले, उसके माँ बाप भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की थी। वो सिर्फ इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। अब उसके बाद विनीत चौधरी इसे काफ़ी दिन टालता है, लेकिन इसके बीच ये शादी को लेकर बीच में कभी बहसा बहसी भी होती है। इसी तरह से विनीत चौधरी इसे टालता रहता है। कुछ वक्त गुजरता है। अब जब विनीत चौधरी के ऊपर ये बात प्रेशर करने लगी, वो इस बात को अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर देने लगा कि अब उसे शादी करना पड़ेगा, जबकि वो नहीं करना चाहता था। वो एक पूरी प्लानिंग करता है। पहले वो उसे मारना नहीं चाहता, वो इससे भी घिनौना खेल खेलना चाहता है। वो असल में उसे किसी तवाइफ अड्डे पर बेचना चाहता था। वो तवाइफ अड्डे पे बेचने के लिए कई लोगों से बात भी करता है और ये बात वो अपनी बहन से शेयर करता है। जिस वक्त ये अपनी बहन से ये बात शेयर कर रहा था, उसी वक्त हिना नाज भी इसकी बात को सुन लेती है और जैसे ही वो इस बात को सुनती है उससे झगड़ा शुरू हो जाता है। इनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है। उसी 12 अप्रैल को ये लोग लड़ते हैं और उसके बाद परोल चौधरी या विनीत चौधरी मिलकर हिना नाज को मार देते हैं, उसका गला घोंटते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। अब उसके बाद फिर उसे कंधे पर लाद के पहले विनीत चौधरी अपने दोस्त को कॉल करता है। उसका दोस्त उस गली के बाहर गाड़ी लेकर आ जाता है और ये उसको अपने कंधे पर लाद के उस गाड़ी पर बैठालता है और वहाँ से फिर ये लोग 12 किलोमीटर आगे जाते हैं उस कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास। और वहाँ पर जाने के बाद उस बॉडी को रात के 11 बजे उस स्कूल के पास रोड के किनारे फेंक कर चले आते हैं। पुलिस सारी कहानी सुनती है। परोल चौधरी को गिरफ्तार कर ही चुकी थी। अब बाकी विनीत चौधरी और उसके दोस्त की तलाश थी। कुछ दिन बीतता है, पुलिस अपनी तफ्तीश आगे जारी रखती है और कुछ दिन के बाद विनीत चौधरी और उसके दोस्त भी गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाता है, उन्हें जेल भेजा जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।